एक ऐसा वाक्य या कथन जिसका या तो सत्य होना तय किया तय किया जा सकता है, या असत्य होना। या तो वह सत्य होगा या तो वह असत्य होगा, यह तय किया जाता है प्रमेय का। एग्जाम्पल के लिए, दो को दो से जोड़ेंगे तो चार होगा, यह सत्य प्रमेय का है कि दो में दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, चार ही होगा। ठीक है, यह सत्य प्रमेय का है। कहेंगे पांच बड़ा है 10 से, तो क्या यह कथन सत्य है? बोलिए, क्या पांच 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो यह कथन क्या है, असत्य है। लेकिन ऐसे वाक्य या कथन जो सच या झूठ नहीं बता सकते कि यह सत्य है या असत्य है, तो ऐसे वाक्य जो है आपके प्रमेय का नहीं होंगे। ऐसे वाक्य जो है आपके प्रमेय का नहीं होंगे। इतना उतार लिया आपने? सपने उतार लिया? आगे बढ़े। चलिए, नोट में लिखिएगा, एल्गोरिदम। एल्गोरिथम बोलो या एल्गोरिदम बोलो। यह जो है 9वीं शताब्दी में के 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ हुए अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी, इन्हीं के नाम से अल्गोरिदम लिया गया है। ये जो एल्गोरिदम है, अल ख्वारिज्मी के नाम से ही लिया गया है। और इन्हीं का जो है अलजेब्रा, आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, यानी एलजेब्रा, एलजेब्रा जो पढ़ते हैं, इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। अलजेब्रा भी और एल्गोरिदम, एल्गोरिदम अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है, और अलजबरा जो आता है यह इनके किताब हिसाब अल जबर बा अल मुकाबला से लिया गया है। अल ख्वारिज्मी जो एक गणितज्ञ हैं, फारसी गणितज्ञ हैं, 9वीं शताब्दी की बात है, इन्हीं के नाम से जो है एल्गोरिदम लिया गया, और अलजेब्रा जो है इन्हीं के किताब हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। यह बात क्लियर है? आपके साथ कौन कौन क्लास कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़े फिर। कोई पूछे कि एल्गोरिदम किसके नाम पे लिया गया है, तो आपके जवाब होने चाहिए अल ख्वारिज्मी। किसके नाम से? अल ख्वारिज्मी। और पूछा जाए कि एलजेब्रा जो शब्द है, हम जो गणित में एलजेब्रा जो पढ़ते हैं, वह जो है किसकी किताब से ली गई है, तो उनके जवाब क्या होंगे?
इसका भी जवाब होगा अल ख्वारिज़मी। और किस किताब से लिया गया है, तब बोलेंगे हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं गणित के, हालांकि इनके आने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। आगे बढ़े बच्चों। आइए एक चीज को समझते हैं। हमारे पास दो संख्या है, एक है 32 और एक है 12। यह दो संख्या है और हमें कहा जाए कि इनका HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF निकालिए। तो हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला मेथड तो ये है कि हम लिख लेंगे कि 12 के गुणनखंड कौन कौन है। एक है, दो है, तीन है, चार है, 6 है और 12 है। दूसरा, इसी में 32 का जब हम गुणनखंड पता करते हैं तो कौन कौन है? एक है, दो है, तीन है। तीन है क्या? तीन होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, 4, 8, 16 और 32 इस तरह के होते हैं। इसमें जब देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में विद्यमान हो वही उसका HCF हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या दोनों में कौन है? देखिए जरा एक बार। दोनों में बड़ी संख्या जो एक ही है कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। इधर भी है और इधर भी है। दोनों के गुणनखंड में सेम सेम जो है, यानी कि एक ही जैसे बड़ी जो है 4 है। इसीलिए HCF ऑफ 12 और 32 का बराबर हो जाएगा 4। ये क्लियर है? यह हुआ गुणनखंड के द्वारा। उनका गुणनखंड कौन है, यानी किन किन से उनको भाग लग सकता है। दूसरा, हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं? 12 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 लिखते हैं इसे। और 32 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। यानी 2 का पावर 2 कर दीजिए और गुना में 2 का पावर 3 इधर कर दीजिए। टोटल तो 2 के पावर 5 होंगे, है ना। हम इजी करने के लिए 2 का पावर 2 इधर कर दिए ताकि आपको सीधा सीधा नजर आए। नहीं तो आप सीधा जोड़ा बना सकते हैं। एक जोड़ा इधर मिल रहा है, एक जोड़ा इधर मिल रहा है, 2 जोड़े हो गए। ठीक है। और लास्ट में जब हम HCF ऑफ 12 32 करेंगे तो क्या करते हैं? 2 गुना 2 बराबर 2 का स्क्वायर या फिर 4। इतनी बात समझ आई? किन्हीं को समस्या? यह दो तरीकों से हम इनका HCF निकालते थे, है ना। एक तरीका और आता है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करते हैं? 12 है और 32 है, इन दोनों का हमें HCF निकालना था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 12 और 32 में देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है। 12 और 32 में कौन बड़ी है? यानी 32 जो है बड़ी है 12 से। इसे बोलेंगे ग्रेटर देन। बोलेंगे 32 इज ग्रेटर देन 12, यानी 32 जो है 12 से बड़ी है। ठीक है। अब जो बड़ी संख्या है उसे भाज्य बनाएंगे, भाज्य, और जो छोटी संख्या है उसे बनाएंगे भाजक, यानी भाग देने वाला। बड़ी संख्या को भाज्य बनाएंगे और छोटी संख्या को भाजक बनाएंगे। अब 12 से इसमें भाग दीजिए। क्या 12 से 32 कट जाएगा पूरा का पूरा? नहीं कटेगा। तो 12 दूना 24 लिया हमने। अब इसे घटाने के बाद आएगा 8। क्या आया? 8। अच्छा, अब जो है 12 से जो हमारा संख्या है 32, यह तो 32 को काट नहीं पाया, यानी कि शून्य नहीं ला पाया। अगर
12 इसे काट पाता, अगर यह शेषफल शून्य ला देता, तो हमारा जो 12 है वही हमारा HCF हो जाता। क्या हो जाता? HCF हो जाता, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाता। अब जो आपके पास नहीं हुआ, वही तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आपके शेषफल 8 रह गए, आपके शेषफल 8 रह गए, 8 बच गए। तो अब जो है हमारे पास दो डिजिट हैं, 12 और 8, 12 और एक इधर 12 और एक इधर 8 है। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो अब जो है बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देंगे कितने बार में? एक बार में। अब घटाए तो कितना आया? 4। अब हमारे पास फिर भी शेष बच रहा है, तो अब हमारे पास संख्या कौन है? 8 और 4। 8 और 4 में बड़ी कौन? 8। 8 बड़ी। अब 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया? जीरो। जीरो। जब ही हमारा शेषफल जीरो आ जाए, जिस संख्या से हमने भाग दिया, यानी कि 4, यही हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। HCF ऑफ 12 32 बराबर कितना? 4। इतनी बात क्लियर है सबको? आप जो है 3 तरीकों से किसी भी संख्या के HCF निकाल सकते हैं। पहला तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है, और तीसरा तरीका यह है। आप इसे उतार लीजिए। इस इसी से हम आगे आएंगे। बाकी सभी उतार लिए। अभिषेक। ओके। इसी को बोलते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, खास कर करके इस वाले को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। पहला स्टेप हमारा यह था, पहला था। दूसरा स्टेप हमारा यह था, और तीसरा स्टेप हमारा यह हुआ। अब आ गई बात यहाँ पे, स्टेप वाइज स्टेप हम आ रहे हैं। हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो है इसे हल किया। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने को बताता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। बहुत गर्मी है। एक मिनट रुक जाइए। लिखिएगा सभी टॉप में करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यह जो होता है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, यह यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका पर आधारित होती है। ठीक है। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जहां ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, का एचसीएफ निम्न दर्शाए गए विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है, जो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक मतलब ए जो है कोई संख्या है, जैसे हमने एक जगह लिया था 32, और बी कोई और संख्या है, जैसे हमने लिया 12। ए जो है बड़ी है बी से, 32 जो है बड़ी है 12 से। इन दोनों का जो है हम एचसीएफ कुछ निम्न प्रकार से करेंगे, चरण बाय चरण, यानी स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। इतना उतार लीजिए पहले, बहुत गर्मी है। लाइट है, मैंने पंखा थोड़ा बंद कर दिया था, आवाज आप लोगों को शायद साफ साफ सुनाई ना दे रहा हो। एक मिनट रुकिएगा सभी। आइए, इसे इसके चरण के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा। इससे पहले हमें जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। मेरी आवाज जा रही है सभी के पास? ओके। आपके गणित में थ्योरम यानी कि प्रमेय 1.1 में इसे दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होती है, जिससे कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां जहां
जीरो जो है लेस देन और इक्वल टू आर, या फिर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और लेस देन टू बी है, जिसमें जो है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आपका जीरो जो है या तो आर के बराबर होगा या फिर आर जो है जीरो से बड़ी होगी, और हमारा जो बी होगा वह आर से बड़ा होगा। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप देखेंगे। जैसे एक संख्या है हमारे पास 17 और 6, 17 और 6, इसमें बड़ी संख्या को a मान लेंगे, बड़ी संख्या a मान लिया, और छोटी संख्या को b मान ली, और छोटी संख्या को b मान लिया। अब जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे अगर, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितने आ गए 5। अब ध्यान दीजिएगा, यह आपका a हो गया, यह हमारा b हो गया, यह जो है q कॉसेंट हो गया हमारा जिसे भागफल बोलते हैं, और यह r हो गया जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? किसी संख्या में जैसे मानिए भाग दिया हमने 6 से, तो 6 दूनी 12, शेषफल आया 5। जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे बोला हमने a, या फिर इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। दूसरा, जिस संख्या से भाग दिया यह यह हमारा हो गया b, इसे बोलते हैं भाजक। और जब हमने भाग दिया और हमारा जो भागफल आया यह, इसे बोलते हैं q कोसेंट, जिसे भागफल बोलते हैं। और जब हमने भाग दिया और हमारा जो शेष बचा उसे r से लिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल। ओके, अच्छा अब आपको समझ आ रहा होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब आपका एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कोसेंट बोलेंगे सिर्फ भागफल को, ठीक है, यह हम पढ़ते हैं। अब जो है, अब भाज्य के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे a और भाजक के लिए इस्तेमाल करेंगे b। गुना जो है आपके चर के लिए नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे q भागफल के लिए, और जोड़ में रिमाइंडर जो हमारा हो गया r। आप जो है आपने जो अभी यह थ्योरम पढ़ा, आपने उसमें यही चीज देखा ऊपर में, अभी देखा या नहीं देखा? a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ देखा है ना आपने? अच्छा अब देखिए, अब इस चीज को हम आपको समझा दे थोड़ा। यहाँ पर कहता है जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल जो है वह या तो जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो। जीरो जीरो से तो छोटा नहीं होगा, होगा क्या? नहीं, घटाएंगे या तो 17 होता, 17 में 17 जाता तो जीरो हो जाता, या फिर जीरो से बड़ा होता, या फिर जीरो से बड़ा होता। जीरो से ये 5 बड़ा है या नहीं? जीरो से 5 बड़ा है या नहीं है? बड़ा है ना। इसी का कहने का मतलब है आर जो हमारा है जीरो के या तो बराबर है या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। हमारा जो शेषफल है वह जीरो के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, और हमारा जो भाजक होगा जिससे हम भाग देंगे उससे वह छोटा होगा। अच्छा ये देखिए, आपका जो शेषफल है इस वाले भाजक से छोटा है या बड़ा है? आपके जो ये शेषफल है इस भाजक से छोटा है या बड़ा है?
छोटा है, यानी कि यह लेस देन किससे होगा, बी से। किससे? इसे हमने क्या बोला, बी बोला या नहीं बोला? क्लियर है ये चीजें? यही बस है कि अगर कोई दो पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, और अगर यह पूर्णांक दिया गया है तो हमारे पास दो और पूर्णांक विद्यमान होते हैं, जो कि होता है क्यू और आर। क्यू और आर विद्यमान होती है, जिसमें कि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। और जहां जो है आपका जीरो, आर जो है शेषफल जीरो से बड़ा या बराबर होगा, और बी पूर्णांक से छोटा होगा। बी पूर्णांक से क्या होगा, छोटा होगा। एग्जाम्पल दैट, जब जब आपने 6 से 17 में भागा दिया तो 17 बराबर बी हमारा कितना था, 6 था। 6 गुना क्यू हमारा कितना आया था, बोलिए, क्यू हमारा कितना है, 2 आया था। जोड़ हमारा आर कितना आया था, 5 आया था। क्लियर है? यह हमारा ए हो गया, यह बी, यह क्यू और यह आर। ए इक्वल टू बी गुना क्यू प्लस आर, यह आ गया। अच्छा, अब देखिए जो आपका जो ये आर है, यह जो 5 है, जीरो से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है ना, बड़ा है। दूसरा चीज, आप दूसरा चीज आपका जो ये आर है, यह 6 से, यह बी वाले से छोटा है या बड़ा है? यह जो आर है आपके 6 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। आर तो आपके 5 आए थे, 6 तो 6 6 से छोटा है। आपका आर हमेशा जो होगा आपके भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। लिखेंगे, इसका कहने का सीधा सीधा जान लीजिए कि आप किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो उसमें जो भाजक होता है, भागफल का गुणनफल और शेषफल का योग कर दे तो हमें भाज्य संख्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता होता या नहीं होता। जैसे हमने 17 का किया तो 6 गुना 2 प्लस 5, अब इसको जोड़ गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 5, अब 12 5 कितने हो गए, 17, इक्वल है। अब आप दीजिए 8 से 19 में देकर बताइए क्या क्या है। इस आपके पास एक संख्या है 8 और 19, इसमें ए और बी मानकर बताएं इसका क्या होगा। बना लिया आपने? 19 बराबर हमने क्या किया, 8 दूनी 16, 3 19, इस तरह देख सकते हैं, लिखा ना। अब जो हमारा जो शेषफल है जीरो से बड़ा है, ये 3 जो हमारा जीरो से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। और ये 3 है इस 8 से छोटा है या नहीं है, है, बड़ा है। बड़ा कैसे है, 3 तो 8 से छोटा है ना जी। हाँ, 8, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। यह जो 3 है इसे बोलेंगे आर, रिमाइंडर। यह जो 8 है इसे बोलते हैं बी, ठीक है। यह आर जो है आपको जो क्या होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। और आर जो है आपका छोटा होगा हमेशा इससे, भाजक से यानी बी से। इसमें क्या है, आर से छोटा है नहीं है, इसे लिख सकते हैं जीरो से यह बड़ा है कौन, 3, और छोटा है किससे, 8 से। यह है कि नहीं है बताइए। क्या यह बात क्लियर हो रही है आपको? कितने बच्चों को इसमें समस्या आ रही है, अभिषेक आपको समस्या है इसमें? वंदना, लक्ष्मी, अंकुश, आप लोग बताइए। समस्या है तो मैं उसे सुलझा दूंगा, आप लोग बताएं एक बार। जवाब दीजिए।
चलिए आ जाइए, आपको ठीक से मैं फिर दोबारा से समझा दूं। हमने पढ़ा भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यह पढ़ा हमने। अब मान के चले हमारे पास कोई एक अंक था, संख्या था, वही समझा रहे हैं आप लोगों को, 5 और 18 था। बड़े वाले को ए मानेंगे और दूसरे छोटे वाले को बी। बड़ा वाला हमारा हो गया भाज्य और छोटा वाला हो गया हमारा भाजक। अब जो है भाज्य में भाजक से भाग देंगे, 18 में हम 5 से भाग देंगे, तो जो हमारा जो भाग जो लगेगा तो हमारा वह कॉसेंट हो जाएगा जितने बार हम भाग देंगे। कितने बार दिया? 3 बार दिए। 5 दिया ही 15 और शेषफल आ गए 3। 3 हमारा भागफल हो गया, 3 हमारा नीचे वाला शेषफल हो गया। अब देखिए ये भाग में जो है आपका, हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि आपका जो शेषफल होगा वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 होगा मतलब 0 के बराबर होगा, है ना, या फिर 0 से बड़ा होगा। दूसरा चीज, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, शेषफल जो होगा आपका वह जो है भाजक से छोटा होगा। शेषफल जो है आपका वह जो है आपका भाजक उससे क्या होगा? छोटा होगा। आप देख रहे हैं आपके 3 जो है आपके भाजक 5 से क्या है? छोटा है या नहीं है? अब समझ में आ गई बात ये। इसी को लिखते हैं हम कि r जो हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन टू b। यही चीज है आपको भाषा में अगर लिखा जाए, शेषफल जो है बराबर है या फिर बड़ा है 0 से और छोटा है किससे? भाजक से। इसी चीज को हम शॉर्ट में लिखते हैं ये चीज कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। ये बात समझ में आई आपको? ये अभी भी कंफ्यूजन है? आ गया? 18 में जब 5 से भाग दिए तो 3 बार में और शेष पर 3 आया हमारा। यह 3 जो है 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। क्लियर है ये? अब दूसरा आप समझ जाइएगा, बहुत अच्छा से समझिएगा। अब आइए ध्यान दीजिए, 20 और 4 लीजिए, इसको बनाइए पहले आप। बीस आया नहीं, आपको बताना है कि भाजक क्या है, गुना क्या हुआ और शेषफल कितना आया। जब 20 में हमने 4 से भागा दिया भाजक से, भाज्य में हमने 4 से भागा दिया, यानी कि इसे हमने a माना और इसे b माना। यह कोई पूर्णांक है, 20 कोई a पूर्णांक है, 4 कोई b पूर्णांक है। ठीक है। अब जो हमारा a पूर्णांक जो है 20 है, 4 से बड़ा है, बड़ा है। अब बड़ा वाला में छोटा पूर्णांक से भाग दिए, 4 पंचे 20, खत्म हो गया, बचा क्या? 0। अच्छा यहाँ देखिए तो r बराबर क्या आ गया? यहाँ क्या था जी? r बराबर 3 था, यानी मतलब कि जो r था या तो आपको 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। बड़ा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एक्सेट्रा करके आपको बहुत सारी चीज हो सकते हैं। हाँ 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 हाँ, हो सकते हैं। तो इसको जब आप लिखने गए तो 20 बराबर लिखा आपने 4 गुना 5 जोड़ 0। ठीक है, यानी कि a बराबर b गुना q जोड़ r, जहां पर r जो है आपका या तो 0 के बराबर या बड़ा होगा या फिर आपके जो b है उनसे छोटा होगा। आपका जो 0 है इस 4 से छोटा है या नहीं है बताइए?
है ना। आप 0 4 से बड़ा है, 0 4 से छोटा है ना। आपका शेषफल जो है 0 आया, वह 4 से छोटा है ना। आपके जो ये 0 आए शेषफल, वो आपके भाजक से छोटा हुआ या नहीं हुआ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पर 0 आया, इधर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है सीन, देखिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई बड़ी बात है नहीं बच्चों, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। आपका शेषफल कितना आया, 0 आया, ठीक है। ये जो शेषफल है आपको, यह हमेशा इससे छोटा होगा। किससे, भाजक से छोटा होगा। और यहाँ जो हमने बी लिया, यह हमारा क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। याद रखिए हमेशा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ जोड़ शेषफल। आपका भाजक में यहाँ पे क्या था, 4 था। भागफल में आपका क्या था, 5 था। और इस शेषफल में 0 था। आपका 0 जो है, जो शेषफल जो है, भाजक से छोटा है या नहीं है। हम्म आपका जो 0 है इस 4 से छोटा है कि नहीं है, बताइए। आप समझ आ रही है क्या। आपके ये 0 जो है इस 4 से छोटा है ना। पक्का पक्का समझ आ गया है, या फिर और भी कुछ करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपका जो शेषफल होगा वह भाजक से हमेशा हमेशा छोटा होगा, छोटा होगा। अगर 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 आपका शेषफल, चलिए मान के चलिए आपका बड़ा हो गया, तो दिखाते हैं आपको, आ जाइए। 18 है, 3 चौके हमने 12 लगाया, 6 आ गया। यहाँ देखिए ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, शेषफल आपका इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब हमारा भाग्य गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ। भाग एक के बार में लगना चाहिए, भाग तो एक के बार में लगना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शेषफल अगर हमारा बड़ा हो जाए तो भाग तो हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। यह जो आपका शेषफल है ये हमेशा इससे छोटा होगा, भाजक से। किससे, हाँ, जिससे हम भाग देंगे, और जो हमारा शेष आएगा, भाग देने वाला हमेशा उससे बड़ा होगा, और शेष जो होगा भाग देने वाला से हमेशा छोटा होगा। वही बात यह यहाँ पर कहना चाहता है इस कथन में, कि हमने भाज्य लिया ए, एक पूर्णांक है, उसमें बी से भाग दिया, तो ये एक क्यू जो है और जो आर है, यह भी दोनों विद्यमान रहता है। यह अपने आप आ जाएगा भाग देने के बाद। आपके पास दो ही संख्या थे, 18 और 3 थे, 18 और 3 थे। 3 से जब आपने 18 में भागा दिया, 18 में जब भागा दिया, तो 3 गुना 6 अपने आप आ गया। और उसके बाद जो बचा 0, वो भी अपने आप आया या नहीं आया। आपके पास क्या था, ये ए था, ये बी था, यही दोनों थे ना आपके पास। और अपने आप कौन आया, ये आया और ये आया। जहां पर आपका शेषफल जो है, ये जो है, वो क्या होता है हमेशा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और आपका जो शेषफल है हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, यही कथन है आपको बच्चों, कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहेगा। तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो है, आपको पूर्ण संख्या का इस्तेमाल ही इसलिए किया है क्योंकि उसमें 0 आता है। क्या आता है, पूर्ण संख्या में 0 आता है। क्यू और आर आपको आते हैं। क्यू जो है आपके भागफल होते हैं, आर जो होते हैं आपके शेषफल आते हैं। और ऐसे करने पर आपको पता चलता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा यानी 0 से आपको छोटा, बड़ा या बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। इस बात को हमेशा याद रखें। थोड़ा सा इतना बस आप याद रखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पर आर जो है 0 से छोट बड़ा या बराबर होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। जिधर मुंह खुला है वह बड़ा है, जिसके तरफ खुला हुआ बड़ा है, जिसके तरफ बंद है वह छोटा है। आर जो है इससे छोटा है, आर जो है इससे छोटा है। और जब इधर आए तो आर क्या है, बड़ा या, इस तरह का चिन्ह देखें तो बोलेंगे बड़ा या बराबर। इस तरह का चिन्ह देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बड़ा या बराबर। आर बड़ा या बराबर है, तथा बी से छोटा है, बी से छोटा है। इस पढ़िए इसको, आर बड़ा या बराबर है 0 के, तथा बी से छोटा है।
आर बड़ा या बराबर है जीरो के और बी से छोटा है। इधर वाले को देखिए तो आर जो है जीरो से बड़ा है या बड़ा होगा, बराबर होगा, और बी से छोटा होगा। इसको हमने आपको क्लियर कर दिया है कि शेषफल जो है आपको जीरो से बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, या जीरो होगा, या फिर जीरो से बड़ा आएगा भाग देने पर आपके। इतनी बात क्लियर है आपको? यस और नो? यही है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको नंबरिकल में आपके एक 5 नंबर या 2 नंबर के नंबरिकल में इस तरह से पूछ लेते हैं कि बताएं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ठीक है, और उसके बारे में आपको पूछ लेगा और आपको लिखना रहता है उसके बारे में। तो आप लिखेंगे कि कोई दो पूर्णांक ए या बी हो तो ऐसे दो और जो है पूर्ण संख्या विद्यमान होती है जो कि क्यू और आर होता है, जहां ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर जो आर जो होगा बड़ा या बराबर होगा जीरो से तथा छोटा होगा बी से। यह बात क्लियर हो जाएगा और अच्छे से ध्यान दीजिए। आगे सवाल जब बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रमेयिका का, और उसी प्रमेयिका का इस्तेमाल कर हम HCF बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिए, जैसे कोई हमारे पास एक संख्या संख्या दिया 455 और 42, 455 और 42। अच्छा चलिए, बड़े वाले को ए मानेंगे, बड़ा वाला कौन है 455 और 42 में बड़ा कौन है 455 है, तो ए मान लिए 455 को, और बी माना हमने किसे छोटे वाले को, 42 हमारा छोटा हो गया बी। अब जो है 455, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा कितना 455, तो 455 बराबर, या फिर बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको हमेशा याद रखिएगा तभी आपको समझ आएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा 455 जोड़ बी हमारा 42, ओह जोड़ नहीं बराबर 42। अब क्या चीज गुना करेंगे और क्या चीज जोड़ में आएगा, यह चीज हमें ज्ञात करना रहता है, या फिर यह अपने आप आ जाएगा जब आप 42 से 455 में भाग देंगे। दीजिए अब भाग, 455 में जब हमने 42 से भगा दिया, 42 से कम 42, कितना आया 56, 5 से 2 गया 3, ये खत्म। अब उतरे कौन 5, कितने शेषफल आ गए, भाग लगाया हमने कितने बार में, एक बार में, कितने बार में। और एक बात देखिए ध्यान से, यह 35 जो है 42 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो यही आपका शेषफल 35 हो गया, आ गया। कितना क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू जीरो, r बराबर है जीरो के क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आगे बढ़ना होगा, क्या होगा मतलब कि आगे हमको और काम करना होगा। अब जो हम जो है क्या करेंगे, अब इस 455 को भूल जाएंगे। अब जो हम देखेंगे किसको किसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इस एक इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, हेलो, इन दोनों में कौन बड़ा, 35 और 42 में कौन बड़ा, तो 42 को ए के स्थान में रखेंगे और 35 को बी के जगह पे रखा, यानी कि 42 को इधर कर दिया, 35 को आगे। अब फिर भाग देंगे कितने बार में, एक बार में 35, कितने आए, कितने आए, दिया कितना बार में, एक बार में, आए कितने 7। अच्छा अब देखिए तो क्या आपका आर जीरो के बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर हमें क्या करना होगा, फिर अगले की तरफ बढ़ना होगा। अब फिर 42 को भूल जाइए, आपका 35 है, इसको आगे लाइए, यानी कि 35 से भागा दीजिए, इसमें 7 में 7, 35 में 7 से भागा दीजिए,
कितने बार में लगेगा? 7×5 = 35। अब शेषफल क्या आ गया जी? चूंकि r बराबर 0 है क्या? अब जब ये है, इसीलिए HCF ऑफ किसका 455 और 42 का हो जाएगा, जिससे भाग लास्ट में दिए वही हमारा क्या हो गया? HCF। और हमेशा देखिए, आपने जितनी दफा भाग दिया है, आपके शेषफल जितनी बार आए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 35 शेषफल आया था, वह 42 से छोटा था। यहाँ 7 शेषफल आया था, वह 35 से छोटा था। यहाँ आपके 0 आए जो 7 से छोटा है। आप देख रहे हैं आपके जो शेषफल है वो भाग देने वाले से हमेशा छोटा रह रहा है कि नहीं है? और देखिए यहाँ पर आपने जितनी बार भाग दिया, आपके शेषफल 0 से बड़े आए कि नहीं आए? यहाँ पर कितने आए? 0 से बड़ा आया कि नहीं आया? और यहाँ पर क्या आया? यानी यानी क्या? बराबर आया 0 के। जब तक आपके आर बराबर नहीं हो जाते, तब तक आपके HCF नहीं निकलेंगे। जैसे आपने शेषफल 0 कर लिया, वही आपका HCF दे देगा। ठीक है, आइए उनके कुछ चरण जान ले। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमें Q और R ज्ञात करने के लिए, Q और R ज्ञात करने के लिए, मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, समझ आ रहा है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ए बराबर बी क्यू जो आर, जहां पर आर जो है आपका 0 से बड़ा या बराबर है और छोटा है बी से। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। या आप याद कर लोगे पूरा तरीके से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ए जो होगा बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, जहां आर जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के तथा बी से छोटा होगा। ये चीज याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको यह चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक, यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, यदि आर बराबर 0 हो जाए, आर बराबर 0 हो जाए, तो HCF जो है आपका बराबर बी होता है। अगर आपका आर 0 हो जाए तो HCF क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, आर हमारा यहाँ 0 हो गया था, आर हमारा यहाँ 0 हो गया था, आर हमारा 0 हुआ था, तो हमने यहाँ पर जो ये बी था हमारा 7, यह हमारा HCF हुआ था या नहीं हुआ था? यही है बस। तीसरा, इसी में लिख लीजिए थोड़ा सा और। अगर कौन सा आ गया जी? Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। ये शॉर्ट में लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, अगर R बराबर 0 हो जाएगा तो आपका जो है HCF B ही हो जाएगा, जिससे भाग देंगे वही आपका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तन यानी HCF हो जाएगा। लेकिन यदि अगर R डज नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो क्या मतलब है? 0 से बड़ा आएगा। अभी भी आपको समझाए थे हम, 2 से 5 में भाग दिए, 2 दूनी 4 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया। या जो 1 है आपको 0 से क्या है? बड़ा है, बड़ा है ना, यानी कि R जो हो गया नॉट इक्वल टू 0। R बराबर अगर 0 हो जाता तो हमारा तभी खेल खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा R जो है 1 आ गया, और 1 जो है 0 से बड़ा है।
यदि आर जो है जीरो से बराबर नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो, तो बी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जाना, ध्यान से देखिए, उतारने पे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो जल्दी नहीं समझ पाओगे। ध्यान से देखिए, हमने जब 42 से 455 में दिया एक बार में, हमारा जो आर आया 35 आया। चाहिए था आर बराबर जीरो, जो कि नहीं आया, आया 35। तो हमने क्या किया, यह 35 हमारा आर था, यह बी था। हमने क्या किया, इस बी को यहाँ ला दिया और आर से उसमें भाग दे दिया। यानी कि अब जो हमारा ए बना, कौन बना, 42 बन गया। बी हमारा कौन सा हो गया, 35 हो गया, शेषफल उसका। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका आर जो है अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो आपका जो बी और आर होगा उसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तीसरा, इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक आर बराबर जीरो प्राप्त न हो जाए। इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक कि आर बराबर हमारा जीरो प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है जी। इसको तब तक करेंगे जब तक जीरो प्राप्त नहीं होगा। इसमें आपने देखा होगा, हमने इसमें पहली बार जब किया तो हमें जीरो प्राप्त नहीं हुआ, दूसरी बार जब किया तो फिर जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तीसरी बार जब किया तो हमें जीरो प्राप्त हो गया। आइए, अच्छा उतारे थे क्या आप लोग? हाँ बेटा, उतारने में सिर रहो, केवल उतारने में आगे रहो। चलिए बढ़े आगे, चलिए आ जाइए। एक सवाल आप लोग के लिए। एक संख्या हमने लिया 864 और एक संख्या लिया हमने 225। इसका करके दिखाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए। भागा देंगे, लेकिन उससे पहले आप जानेंगे इसमें कि बड़ा दोनों में कौन है। बड़े वाले को ए मानेंगे और छोटे वाले को बी मानेंगे, तब ना हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यूब जोड़ आर। तब जाकर आप लिखेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से नहीं होता है, इतना तो लिखना ही होगा हर हाल में। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे। भाग दे के बताइए कितना आएगा। 25 या 75, दो तिया ही 600। क्या आपसे बनेगा या फिर इसे भी समझा दें एक बार? बन रहा है आप लोगों के? चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना?
इसका जीरो आ गया। जीरो आ गया। हम्म। तो एचसीएफ क्या है आपके? एचसीएफ कितने आए आपके? 9 आया। 36 से लगाएंगे। 3 छक्के 18, 6 बार में नहीं, 5 बार में, 5 छक्के 30, 5 या 15, 3 18। आ गया। 5 बार में 36 गुना 5 जोड़ आया कितना? 9 आया। अब यहाँ पर भी हमारा जो शेषफल है जीरो के बराबर नहीं आया। फिर हमने क्या किया? अब हमारा जो भाजक है उसे फिर आगे लिखा, और उसमें फिर क्या किया हमने? अपने शेषफल से भाग दिया, और भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 9 चौके 36। यानी कि शेषफल हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। क्योंकि आर बराबर जीरो, जैसे ही हमने जीरो प्राप्त कर लिया, इसीलिए एच सी एफ ऑफ 864 एंड 225 इज इक्वल टू 9। यह देखिए, यह बी के स्थान पर है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। और बी को हमने क्या मान लिया था कि जब भी हमारा आर जीरो आ जाए, आर जीरो आ जाए, उसी समय हमारा बी जो है वह हमारा क्या हो जाएगा? एच सी एफ हो जाएगा। क्या यह बात क्लियर है आपको? आपको सो गया? क्यों सो गया? हाँ बच्चे, क्लियर है? हाँ मुन्ना, तुमको अब नींद आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा बनाइए। आपको ये याद कर लेने हैं और ध्यान देने हैं। आप दोबारा जब इसे खुद से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हम इस चीज को लैग कर रहे थे, भूल रहे थे, मेरे समझ में तभी क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दीजिए सभी। 350 में 221 से लगाइए। आप ध्यान दीजिएगा, आपके अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे। अगर लिखने वाले अगर आते हैं इस तरह से बनाएंगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। आपको जो है ये वाला प्रोसेस जो है नहीं लिखना है। आपको बस इतना जो है वो रफ रफ में करेंगे, और ये वाला जो है आपके एग्जाम के पेपर में, क्वेश्चन पेपर के आंसर पेपर में लिखोगे। ठीक है? आपके 10th के जब मैट्रिक के एग्जाम होंगे, ये सवाल एक रहते ही हैं गारंटेड, या एक सवाल रहता ही है। और जो आपके या तो 2 नंबर पे आएंगे या 5 नंबर, 5 नंबर में नहीं आने के चांसेस है, वो 2 नंबर पे आपके गारंटेड, हम बताते हैं बच्चों, आता ही आता है। ठीक है? 2 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। आप बस यह फुल प्रोसेस इस तरह से करके बनाएंगे, आपके 2 नंबर पक्का है उसमें। से बनाइए आप। जल्द से जल्द बनाए। हट गया? तो अंतिम में बी क्या है आपका? बी 18 आया, वही आपका एक्सेप हो गया। क्या आप सभी के 18 आ गए? वरना अभी कैमरा खुलवा के देख लेंगे कॉपी। बैक कैमरा खोलिए, दिखाइए कॉपी दिखाइए। अंकुश, कैमरा खोलकर बैक कीजिए। दिखाएं आप लोगों ने कैसे बनाया है।
एक मिनट। आइए, कहाँ है आपकी कॉपी अंकुश? पास करे, दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या किया है आपने? आपको इस तरह से बनाने हैं। वह जो है काम जो आपको मैंने करके दिखाया, भाग देने वाला, वह आपका रफ काम है। आपको इस तरह से प्रोसेस में करके लिखना होगा। इस प्रोसेस में ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने बनाया, भाग देकर बनाया, लेकिन आपको इसमें लिखना होगा, इस तरह से लिखना होगा। इसका इस्तेमाल करेंगे आप। आपने बनाया अभिषेक। बब बबलू भगत कौन है आप? अपना नाम बताइए। आपको सुबह, कल सुबह में भी मैं साथ रात में भी पूछ रहा था, कौन है आप? सुबह में क्लास होगी। आज सुबह एक्चुअली हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मेरी नींद ही टूटी करीबन 8:30 बजे। आपकी क्लास लेने में दिक्कत हो जाती, इसलिए क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा। आपके ट्रांसलेशन की क्लास शायद रात में हुए थे, तो आई थिंक कल जो है, कल पार्ट वे में होगा। थर्ड। अच्छा हाँ, तो कर देंगे उसे, 2 घंटे का क्लास कर देते हैं। 1 आवर देंगे ट्रांसलेशन को और 1 आवर दे देंगे ग्रामर को। आपके होमवर्क क्लियर होने चाहिए। बबलू भगत। अच्छा अच्छा। बबलू भगत कौन है आप? आप जो भी बच्चे हैं, शर्माने की जरूरत नहीं, अपना नाम बताइए। अभिषेक, क्या आप इसे जानते हैं? बबलू भगत कौन है ये बच्चा? आइए ध्यान दीजिए। अभिषेक, आपने बनाया? भाग दिए हो? अब इसे हम डायरेक्ट बना के दिखाएं कैसे होगा। आइए। माना कि ए बराबर 350, ऐसे करेंगे। चूंकि 350 बड़ा है 221 से, इसलिए ए बराबर 350 तथा बी बराबर 221 लेंगे। अब जो हम हमारा करेंगे, भाग गए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है पी क्यू प्लस आर। ए का मान है हमारा 350 बराबर बी का मान है हमारा 221। अब 221 में क्या चीज गुना करें कि हमारा 350 के आ जाए? 2 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 1 से गुना किया तो शेषफल कितने आएंगे? 10 में 1 गया 9 हो गया। उसके बाद 4 में 2 गया 2 हो गए। उसके बाद 3 में 2 गया 1। चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर आएंगे हम अगले प्रोसेस में। 221 बराबर 129 गुना एक बार में लगेगा जोड़। जब 129 से भागा दिया, एक बार में लगाया तो घटाएंगे तो 11 में 9 गया 2। उसके बाद आपके फिर 11 में 2 गए, 11 में 2 गए 9, और बचे इधर कुछ नहीं। इस चूंकि फिर जो हमारा आर डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, फिर हम जो अगला प्रोसेस में फिर इसको करेंगे। 129 को बाहर लाया और हमने 92 से फिर दिया। 9 दूनी 18, 2 बार में फिर नहीं लगेगा, एक बार में प्लस 2। 9 में 2 गया, बचा 7। अब जो है इधर बचा कितना? 12। 12 में 9 जाएगा, हो जाएगा 3। अभी जो है हमारा, चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 92 में अब जो है 37 से देंगे। 37 को अगर 2 से करें, 36 गुना 72, तो 37 गुना हो गया 74। 74 अब 92 में घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, और उसके बाद 8 में 7 गया 1। फिर हमारा जो आर है ये जो जीरो नहीं आया, फिर हम अगला प्रोसेस में चले जाएंगे। अब आया 37। 37 में 18 से देंगे, 2 बार में 18 गुना 36 आया।
1। फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारा फिर जो है हमारा क्या हुआ, r डज नॉट इक्वल टू 0, r डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब जो है 18 में भागा देंगे 1 से, कितने बार में, 18 बार में, और आएगा कितना, 0। चूंकि r इज इक्वल टू 0, इसीलिए HCF ऑफ 350 और 221 बराबर कितने हुए, 1 आए। किन किन बच्चों का 18 आ रहा था, कहाँ मिस हो रहा था, हाँ हाँ हाँ, भागकर। आपको जब तक इस जगह पर यह b है, यह जो भी लिखते हैं जान लीजिएगा, ये बराबर होता है BQ प्लस R। यह फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या यह बात क्लियर है आपको? आप तो कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से बनाने का। एक बार आप भाग बना लेंगे, उसको इस तरह से बनाने का कोशिश करेंगे, इससे ये होगी आसानी हो जाएगी और आपके नंबर कटेंगे भी नहीं। आपके एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो देखकर, प्रोसेस देखकर ही खुश हो जाएंगे और आपको नंबर पूरा पूरा देकर जाएंगे। क्योंकि गणित में काटने का कोई बात नहीं होता है, अगर आपने प्रोसेस पूरे अच्छे तरीके से बनाया हो तो गणित के शिक्षक आपके नंबर काटेंगे भी नहीं। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात आपको नजर आई होगी, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड करने पर HCF कितना आया, यानी पर HCF निकालने पर कितना आया, तो नोट में लिखिएगा, जिन दो संख्याओं का HCF अगर 1 आए तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जब भी किसी दो संख्याओं का आप HCF निकालेंगे और अगर उसका HCF 1 आए तो वैसी संख्या आपको सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। वह आप लगातार दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में कर सकते हैं, जैसे 4 और 5 का कर लें तो इसमें देखिएगा 4 से 5 में लगाएंगे एक बार में, 5 में 4 किया, 1 से 4 में लगाया 4 बार में, तो उसका क्रमागत करने पर कितने आए, 1 आए। यह भी आपको सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या बोलेंगे इसको, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। वही तो अभी मैं बता रहा हूँ, बताया तो अभी मैंने कहा कि कोई संख्या दो रहेगा, दो संख्या आपको दिया रहेगा और अगर उसका HCF यानी कि 901 आए, कितना आए, 1 आए, तो उसको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे आपने 350 और 221 का निकाला, HCF 1 आया, तो यह दोनों संख्याएं आपको कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे आपको यहाँ पर 4 और 5 है, इनके HCF अगर निकालेंगे तो इनके भी HCF आपको कितने आएंगे, 1 आएंगे, और 1 जो है आने पर यह जो संख्या दोनों क्या कहलाएंगे, सभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्लियर है इतना? वह प्राकृतिक संख्या में हो सकता है, पूर्ण संख्या में नहीं होंगे, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है और जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं लगती है। प्राकृतिक संख्या से ले सकते हैं, कह देंगे कोई क्या पूर्ण संख्या और अन्य संख्याओं का मौसल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो अनडिफाइंड है। क्योंकि अगर हम जीरो से किसी चीज में भाग देंगे, क्या यह पॉसिबल है बच्चों, यह टर्म अभी तक गणित ने सुलझा नहीं पाया है, यह अनडिफाइंड है। जिस भी दो संख्याओं का अगर मौसा निकाले और मौसा अगर 1 आता है तो वैसी संख्या आपको सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए आप लोग रिसाइट कर लेंगे। हमने आज जो पढ़ा, हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A बराबर BQ प्लस R होता है,
ठीक है, जिसमें जहां पर आर जो हमारा होता है कि वह या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। यह हमने पढ़ा, और इसके माध्यम से हमने एचसीएफ के बारे में जाना। आज हमने एल्गोरिथ्म के बारे में जाना और प्रमेयिका के बारे में जाना। ये आपके थ्योरम 1.1 का था, से हमने जान लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो उसमें क्या है कि कोई दो पूर्णांक ए और बी रहे तो जो है कि उसमें क्या होगा कि दो अन्य पूर्ण संख्याएं अपने आप विद्यमान रहता है क्यू और आर, जहां पर उसका समीकरण कुछ इस तरह से आता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो है या तो आर के बराबर होगा या आर जीरो से बड़ा होगा, और आर जो है बी से हमेशा छोटा होगा। आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन टू बी। आर जो है हमारा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा तथा बी से छोटा होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से। और हमने जाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के इस्तेमाल से हमने जाना कि हम किस तरह से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। चरणवार हम पहला चरण में हम दोनों संख्याओं के बीच में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। जब हम देखेंगे दूसरा चरण, अगर पहला चरण में ही हमें आर जीरो आ जाता है तो तभी हमारा जो बी है जिससे हम भाग देंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर दूसरा चरण, अगर आर बराबर जीरो नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना होगा। अगर आर बराबर जीरो नहीं हो तो प्रोसेस आगे बढ़ते रहेंगे, और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि आर बराबर जीरो ना हो जाए। और जैसे ही आर बराबर जीरो होगा, हमारा जो बी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्यू और आर ज्ञात करने के लिए, यानी भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं कैसे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर आर बड़ा या बराबर होता है जीरो के या छोटा होता है बी से। ठीक है, और अगर आर अगर जीरो आ जाए तो हमारा तभी बी जो है क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अगर आर बराबर जीरो नहीं होता है तो बी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि हमारा आर बराबर जीरो नहीं आ जाता है। जैसे ही हमारा आर बराबर जीरो होगा वैसे ही हमारा बी, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। फिर हमने जाना अगर दो संख्याओं का मौस महत्तम समापवर्तक अगर एक आता है तो वैसी संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है इतना बच्चों? आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ से बनाइएगा, प्रोसेस से। आपके गणित का पहला, जिसमें हम लोगों ने प्रमेय का और एल्गोरिथम दोनों का कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए क्लास यहाँ तक ही रखें। हाँ बोलो बच्चा। बाबुल कौन है? वो तो ज्वाइन तो है पहले से। बाबुल है कौन बाबू? रविशंकर। क्या हुआ? कल?
क्यों जी, सारा लड्डू आज ही खाना चाहते हो? कल के लिए भी रखो, सरप्राइज है, सरप्राइज रखो। है, खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी रखते हैं, करते हैं कल। एक मिनट। आपके पीडीएफ ग्रुप पे शायद चले गए होंगे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।